Hello, guys. Good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान कैदाटा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समाजवाद के बारे में। समाजवाद यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 का टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं समाजवाद के अर्थ के बारे में। समाजवाद समाज की ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, धर्म विहीन, संघर्ष और शोषण रहित समुदाय की स्थापना की जा सकती है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी दृष्टियों में सुखी और संपन्नता के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। समाजवादी विचारधारा केवल राजनीतिक ही नहीं है अपितु आर्थिक भी है। राजनीतिक पक्ष से समाजवाद एक क्रांति और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है जिसके द्वारा राज्य सत्ता पर सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित किया जाता है और पूंजीवादी शोषक तत्वों को इस राज्य की सत्ता द्वारा समाप्त किया जाता है। यानी कि जब सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा तो वो अपने आप क्या करेंगे, पूंजीवादी जो शोषक तत्व है उनको समाप्त कर देंगे। आर्थिक पक्ष से समाजवाद का अर्थ होता है आर्थिक विषमता की स्थिति को बदलने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच में जो है संघर्ष पनपता है तो उनमें क्या है, अमीर गरीब का फर्क उत्पन्न हो जाता है। तो उस फर्क से आर्थिक विषमता आती है और उस विषमता को दूर करने के लिए ही क्या आता है, समाजवाद। समाजवाद क्या मानता है कि सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए, समान अधिकार दिए जाने चाहिए। यानी कि ये समाज कल्याण की बात करता है और आर्थिक विषमता को कम करने और उस स्थिति को बदलने के लिए व्यवस्था निर्माण पर बल देता है। इस प्रकार समाजवाद ऐसे समाज को संगठित करने का तरीका है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण लोगों के पास होता है। यानी समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामूहिक जो नेतृत्व है, सामूहिक जो स्वामित्व है उसको प्रबल करने की बात करता है। ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, ये एक समाज की बात करता है, समाज के हित की बात करता है और समाज को केंद्र में लेकर ही चलता है। आइए समझते हैं समाजवाद की परिभाषा से समाजवाद के अर्थ को। शुम्पीटर के अनुसार समाजवाद एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पत्ति के साधनों और स्वयं उत्पादन पर नियंत्रण एक केंद्रीय सत्ता के हाथ में होता है, या जिसमें सैद्धांतिक रूप से समाज की आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत क्षेत्र के अधिकार में ना होकर सार्वजनिक क्षेत्र में होती है। डिकिंसन के अनुसार समाजवाद समाज की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधन समाज के स्वामित्व में होते हैं और इनका संचालन एक सामान्य योजना के अनुसार ऐसी संस्था के द्वारा किया जाता है जो पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती है और पूर्ण समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। समाज के सभी सदस्य सामान्य अधिकारों के आधार पर समाजीकृत और नियोजित उत्पादन के साधनों के अधिकारी होते हैं। सेलर्स के शब्दों के अनुसार समाजवाद एक ऐसी जनतंत्रात्मक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसा आर्थिक संगठन स्थापित करना है जो व्यक्ति को अधिकतम न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। इसी के अलावा जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने भी समाजवाद पर अपनी परिभाषा दी है, अपने विचार दिए हैं। उनके अनुसार समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे, सारी संपत्ति सार्वजनिक या राष्ट्रीय होगी, अनार्जित आय और आय से संबंधित भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसमें समाजवाद का हम बेसिक सा अर्थ ये ले सकते हैं कि समाज क्या है,
समाजवाद जो है वो सामूहिकता की बात करता है, सामूहिक कल्याण की बात करता है। एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चलता, बल्कि समाज के हित की बात करता है। जैसे कि मान लो कल्याणकारी राज्य है, तो कल्याणकारी राज्य भी पूरे समाज के कल्याण की बात करता है। तो कहीं न कहीं समाजवाद जो है कल्याणकारी राज्य के कुछ अंश दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों विचारधाराएँ आपस में बहुत अलग हैं। इसके बाद समझते हैं समाजवाद की विशेषताओं को। तो क्या है, समाजवाद की पहली विशेषता ये है कि ये समाज पर बल देती है। व्यक्ति की तुलना समाज पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समाज के हितों को संरक्षण देने की बात समाजवाद करता है। संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त करता है, यानी समाजवादी व्यवस्था में जो है संपत्ति का निजी वितरण नहीं होता, निजी स्वामित्व नहीं होता। ये निजी स्वामित्व का विरोध करता है। पूंजीवाद का ये इसीलिए विरोध करता है कि पूंजीवादी जो समाज है उसमें कुछ व्यक्ति के हाथों में पूंजी की बहुत अधिक मात्रा आ जाती है, क्योंकि वो निजी संपत्ति का समर्थक है। इसीलिए क्या है, समाजवाद क्या बोलता है कि निजी स्वामित्व होगा अगर संपत्ति पर, तो इससे क्या होगा, समाज में असमानता आएगी। समाज में असमानता आएगी तो समाज कल्याण में बाधा होगी। इसीलिए ये कहते हैं कि संपत्ति का वितरण क्या होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, और सार्वजनिकता के आधार पर ही संपत्ति का अर्जन भी होना चाहिए और उसी उद्देश्य से होना चाहिए। क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए संपत्ति का अर्जन करता है, लेकिन समाजवाद कहता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए संपत्ति का अर्जन करना चाहिए। इसके अलावा उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। ये इस बात को मानता है कि जो भी साधन होंगे उत्पादन के, किसी भी चीज़ के, चाहे वो कोई वस्तु मतलब कि कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट में जो चीज़ें लग रही है, जो सामान लग रहा है, उसका भी क्या होगा, समाज द्वारा स्वामित्व होगा, ना कि कोई व्यक्तिगत स्वामित्व होगा। ये आर्थिक नियोजन की बात करता है। समाजवाद क्या होता है कि इसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, तो उसी के लिए आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई जाती है। ये सामाजिक कल्याण की बात करता है। समाजवाद उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व तो नहीं मानता, लेकिन सामाजिक स्वामित्व मानता है, और वही जो स्वामित्व है उसी के द्वारा ये मानता है कि सामाजिक कल्याण हो सकता है, और क्या है, लोगों में सामाजिक कल्याण की भावना को प्रबल किया जा सकता है। ये केंद्रीकृत नियोजन सत्ता की बात करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि समाजवाद आर्थिक नियोजन को मानता है, आर्थिक नियोजन पर बल देता है। इसके कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं, तो उन्हीं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या होता है, एक नियोजन सत्ता का निर्माण किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने हेतु एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता का गठन किया जाता है, जो सामाजिक रूप से वितरण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कार्य करती है। जो भी चीज़ें होगी, जो भी वितरण होगा, ये उस विषय में कार्य करेगी। समाजवाद क्या करता है, प्रतियोगिता के अंत पर बल देता है। आर्थिक रूप से बाजार की कीमतों का निर्धारण करता है, और क्या होता है कि इससे प्रतियोगिता की समाप्ति हो जाती है। समाजवाद में सार्वजनिक स्वामित्व की बात होती है, तो क्या है, जो बाजार है उसमें कीमतों का निर्धारण भी बाजार के आधार पे किया जाता है, सामूहिकता के आधार पे किया जाता है। अगर सामूहिकता के आधार पर कोई चीज़ तय हो रही है, तो उसमें व्यक्तिगत जो हित की जो अपेक्षा है, व्यक्तिगत हित का जो लक्ष्य है, वो कहीं न कहीं धूमिल होता है, और इससे क्या है कि लोगों में आपसी प्रतिद्वंदिता घटती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कार्य सामूहिक हित के लिए करना है, ना कि अपने पर्टिकुलर हित के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें प्रतियोगिता का अंत हो जाता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों को स्वतंत्रता से अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज़्यादा
नागरिकों के समस्त नागरिकों के अधिकारों पर बल दिया जाता है, यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार की प्राप्ति हो, इस चीज की सुनिश्चितता समाजवाद करता है। अब बात करते हैं समाजवाद के गुण की। तो ये प्रजातंत्र के अनुसार है। समाजवाद प्रजातंत्र के अनुसार होता है, प्रजातंत्र के हित में होता है और ये प्रजातंत्र के लिए सहायक होता है। यानी कि जिन देशों में प्रजातंत्र है उन देशों के लिए ये मानता है कि भाई सर्वोत्तम जो व्यवस्था है वो समाजवाद है, ना कि पूंजीवाद। ये बात करता है सावयव सिद्धांत पे आधारित होने की। तो समाजवाद क्या है? सावयव सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यक्ति और समाज एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभार जो है कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि व्यक्ति और समाज के मध्य जो हित की बात आती है जब, तो व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों में टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन समाजवाद इससे विपरीत है। ये मानता है कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के अटूट अंग है और इन दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि शरीर के जैसे अंग होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होने के कारण ही उनका विकास भी होता है। तो वैसे ही समाजवाद है कि व्यक्ति और समाज दोनों संबंधित है और दोनों का संबंधित होते हुए ही विकास हो सकता है। समाजवाद शोषण के अंत पर बल देता है। ये उत्पादन के साधनों पर समाज के सामूहिक अधिकार की बात करता है, जिससे क्या होगा कि भाई अगर सामूहिक अधिकार होगा तो सबको क्या है, एक समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा उत्पादन में के उपभोग में। इससे क्या होगा, शोषण समाप्त होगा। ये न्याय पे आधारित है। जब किसी व्यक्ति को समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार मिलेगा तो उसी न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए समाजवाद जो है न्याय पर आधारित है। इसके अलावा एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति होती है। यानी कि एकाधिकार शक्तियां वे शक्तियां, जब पूंजीवादी व्यवस्था में जैसे होता था कि भाई कोई एक व्यक्ति के पास पूंजी की बहुत अधिक मात्रा हो गई तो वो बहुत सर्वशक्तिशाली हो गया, तो वो अमीर हो के दूसरे गरीब तबकों को दबाने की कोशिश करता था। तो उस तरह की जो एकाधिकारी शक्ति है उसकी समाप्ति की बात समाजवाद करता है। ये प्रतियोगिता और अपव्यय की समाप्ति की बात करता है। जब सामूहिकता की बात आती है तो वहाँ प्रतियोगिता अपने आप खत्म हो जाती है। अपव्यय की समाप्ति इस तरह से होती है कि भाई जब उत्पादन के सामूहिक अधिकार की बात होगी तो जितने लोग हैं उतना उत्पादन होगा, और उत्पादन अधिक नहीं होगा तो इससे अपव्यय भी नहीं होगा। समाजवाद जो है सहयोग के सिद्धांत पे आधारित है। समाजवाद की विचारधारा सहयोग और विश्व शांति के दृष्टिकोण को अपनाती है। ये मानती है कि विश्व में शांति और सहयोग होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बारी ही युद्ध हो, प्रतिद्वंदिता हो, ये इन चीज़ों को नकारती है। अब बात करते हैं समाजवाद के कुछ दोषों की, क्योंकि जहाँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वहाँ किसी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आइए समझते हैं समाजवाद के दोष क्या क्या है। तो ये उत्पादन क्षमता में कमी को दर्शाती है। सार्वजनिक उत्पादन व्यवस्था में व्यक्ति के कार्य करने की आधारभूत प्रेरणा का अंत हो जाता है, जिससे राज्य की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये समाजवाद जो है बात करता है कि जब समाजवाद में उत्पादन की बात आती है तो क्या होता है, उत्पादन सामूहिकता के लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाता। जब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाता तो व्यक्ति में क्या है, वो भावना उत्पन्न नहीं होती कि भाई मुझे अधिक से अधिक कमाना है। क्योंकि अगर व्यक्तिगत हित हो उसमें तो वो अपने हित के लिए अधिक से अधिक कार्य करेगा, अधिक से अधिक प्रयत्न करेगा। तो उस आधारभूत प्रेरणा का क्या हो जाता है, समाजवाद में अंत हो जाता है और लोग उस तरीके से कार्य नहीं करते जिस तरीके से वो व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करते हैं।
आप एग्जाम्पल आज की उसमें देख लो, अगर आपको कोई बोले कि आप समाज कल्याण की कार्य करो, तो आप उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं देंगे। अगर आपको दो विकल्प दिए जाए, या तो आप समाज कल्याण के कार्य करो, या तो फिर आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करेंगे, अपने व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत हित में हमको प्रेरणा ज़्यादा मिलती है, सामाजिक हित में हमको उतनी दिलचस्पी नहीं होती। तो वही बात करता है कि भाई ये उत्पादन की कमी की बात करेगा, ये उत्पादन की कमी को दर्शाएगा। इसमें नौकरशाही का विकास होगा। इसमें क्या बोलता है कि सामाजिक व्यवस्था में राजकीय नियंत्रण होने के कारण उसका प्रबंध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिससे नौकरशाही के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये बात है कि जब नियंत्रण होगा उत्पादन के साधनों पर, सरकार का सरकारी स्वामित्व होगा, तो पूरी सरकार तो ऑब्वियसली उसमें काम नहीं करेगी, उसके कुछ अधिकारी, गिने चुने अधिकारी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चुने जाएंगे, और फिर जब वही प्रबंधन अधिकारी एक गुट बना लेंगे, तो इससे क्या होगा, नौकरशाही का विकास होगा। तो ये समाजवाद का एक दोष है। इससे राज्य की क्षमता में कमी आएगी। समाजवादी व्यवस्था में राज्य की अधिकतम व्यापक कार्य क्षेत्र के कारण राज्य की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। यानी कि समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें राज्य का क्षेत्र क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उससे क्या होगा, राज्य की जो कार्यक्षमता है वो उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो सब पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये कुशलता में कमी की बात करता है। इसके अलावा इसका एक दोष है मनुष्य का नैतिक पतन। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है, कार्यों से संबंधित शक्ति राज्य के पास होती है, जिससे व्यक्ति के विकास का प्रत्येक कार्य राज्य पर आधारित हो जाता है, जिससे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, साहस जैसे नैतिक गुणों का अंत हो जाता है। ये बात इसीलिए की जाती है क्योंकि जो व्यक्ति का विकास होगा वो राज्य पर निर्भर करेगा, और अगर राज्य पर निर्भर करेगा तो व्यक्ति में वो आत्मनिर्भरता की भावना का विकास नहीं देखने को मिलेगा, और जो कि नैतिक पतन को बढ़ावा देगा। ये समाजवाद का एक दोष है। इसके अलावा समाजवाद का एक दोष ये भी है कि ये व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के अंत की बात करता है, क्योंकि समाजवाद में क्या है, राज्य को महत्व दिया जाता है, समाज को महत्व दिया जाता है, सामूहिक दायित्व, सामूहिक अधिकार की बात की जाती है। तो इसमें व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का ह्रास हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। ये इसका एक दोष के तौर पर देखा जाता है, और माना जाता है कि समाजवाद की जो व्यवस्था है वो खर्चीली व्यवस्था होगी, जो कि इसका एक दोष है। खर्चीली व्यवस्था कैसे होगी कि भाई अब हर कार्य अगर समाज को करना है, समाज कल्याण के लिए समाज उत्तरदायी होगा, तो उसके लिए क्या होगा, व्यवस्था खर्चीली हो जाएगी, उनको अधिक कार्य करने पड़ेंगे, अधिक खर्चा करना पड़ेगा, लोगों की विकास के लिए अधिक कार्य और नीतियां बनानी पड़ेगी। तो इससे क्या है, व्यवस्था खर्चीली हो जाएगी। अब बात करते हैं समाजवाद के विभिन्न प्रकारों की। तो बहुत से प्रकार है। समय के साथ समाजवाद में बहुत परिवर्तन हुआ, लोगों की विचारधाराओं के द्वारा, राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें क्या है, काफ़ी परिवर्तन हुए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद को। तो लोकतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दर्शन है, जो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की वकालत करता है। लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का यह विश्वास है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक सरकार के साथ साथ मौजूद रहना चाहिए। वर्तमान समय में स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा में यह व्यवस्था प्रचलित है। लोकतांत्रिक जो समाजवाद है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये लोकतंत्र का समर्थन करती है, लोकतंत्र समाजवाद को लाने का साधन माना जाता है, और ये संघर्ष और हिंसा का विरोध करती है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद में हम क्या देखें, लोकतंत्र और समाजवाद दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। ये लोकतंत्र की जो विचारधारा है उसको काफ़ी महत्व देती है। इसमें बात की जाती है कि भाई जो लोकतंत्र होगा और जो समाजवाद होगा वो एक दूसरे से संबंधित होगा।
समाजवाद को साध्य और लोकतंत्र को साधन मानकर लोकतांत्रिक समाजवाद की भावना आगे बढ़ती है। इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद आ जाता है, जिसके भी कुछ अलग अलग रूप हैं, जैसे मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, स्टालिनवादी। तो सबसे पहले जानते हैं माओवाद समाजवाद के बारे में। मार्क्सवादी समाजवाद के बारे में। तो जो मार्क्सवादी समाजवाद है, ये 19वीं और 20वीं सदी के उन विचारों का समुच्चय है जो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन जैसे विचारकों ने वैज्ञानिक आधार पर दिए थे। मार्क्सवादी समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया जाता है। यानी कि इसमें बात की जाती है कि भाई स्वामित्व सामाजिक होना चाहिए, और इस कारण क्या है, समाज में कोई वर्ग उत्पन्न नहीं होगा, अमीर गरीब का कोई वर्ग उत्पन्न नहीं होगा, ये वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स क्रांति के द्वारा पूंजीवाद के नाश, सर्वहारा के अधिनायकत्व और साम्यवाद की स्थापना पर केंद्रित है। यानी कि जो मार्क्सवादी समाजवाद है, ये विरोध करती है पूंजीवादी व्यवस्था का, और पूंजीवादी व्यवस्था के लिए ये बात करते हैं कि भाई जो मजदूर वर्ग है उनको क्या है, इकट्ठा होकर क्रांति करनी चाहिए। किसके प्रति? शोषक, जो शोषण कर रहे हैं, उनका शोषण पूंजीपति कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्हें पूंजीपति और पूंजीवाद के खिलाफ जो है लड़ना चाहिए। क्योंकि वो मार्क्स मानते हैं कि मजदूरों के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, उनके पास खोने के लिए सिर्फ क्या है, दास्ता की जंजीरें हैं। तभी तो वो कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दास्ता की जंजीरों के। तो इसीलिए ये बात की गई है समाजवाद की स्थापना के लिए। किसके विरुद्ध? ये बात की गई है पूंजीवाद के विरुद्ध। इसके बाद आता है लेनिनवाद, जिसका उदय लेनिन के विचारों से हुआ था। लेनिन की मुख्य रचना व्हाट इज टू बी डन 1902 में लिखी गई और द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में लिखी गई। उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना कि जो पूंजीवाद है उससे भी अलग एक व्यवस्था होती है जो साम्राज्यवाद होती है। तो लेनिन ने साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था को साम्राज्यवाद कहा जाता है। यानी साम्राज्यवाद ही, जैसे पूंजीवाद होगा, उसका जो अंतिम चरण होगा वो साम्राज्यवाद होगा, और उसके बाद ही क्या हो जाएगी, समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। यानी ये मानते हैं कि जिन जिन देशों में साम्राज्यवाद आ गया है उन देशों में समाजवाद का आना निश्चित है। समाजवाद के लिए क्रांति पहले औपनिवेशिक देशों में होगी। ये मानते हैं कि जो साम्राज्यवादी देश है, जो औपनिवेशिक देश है, उनमें पहले क्रांति होगी, पूंजीवादी देशों में नहीं होगी। क्योंकि पूंजीवादी का नेक्स्ट स्टेप है साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी का नेक्स्ट स्टेप आएगा समाजवादी व्यवस्था। मार्क्सवाद समाजवाद में मजदूर वर्ग की क्रांति पर बल देते हैं, लेकिन लेनिन क्या करते हैं, कृषकों को भी महत्व देते हैं और जो मजदूर वर्ग है उनको भी महत्व देते हैं। ये दोनों को लेकर साथ चलते हैं, लेकिन मार्क्स क्या है, सिर्फ मजदूरों की बात करते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या है, लेनिन समाजवाद के लिए मजदूरों की विचारधारा की बात करते हैं, जिसे साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। यानी जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा है उसमें एक अंतर ये भी देखने को मिलता है कि जहां मार्क्सवाद जो है विचारधारा का विरोध करते हैं, विचारधारा को वो महत्व नहीं देते, तो वहीं लेनिन क्या बोलते हैं कि भाई मजदूरों के लिए भी विचारधारा का महत्व होता है और मजदूरों की भी विचारधारा होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा, साम्यवादी विचारधारा। अब बात करते हैं स्टालिनवाद की। स्टालिनवाद का उदय स्टालिन के विचारों से हुआ था, और स्टालिन ने क्या किया, एक देश में समाजवाद की बात की। जहां मार्क्स वैश्विक समाजवाद की बात करते हैं, सारे विश्व के मजदूरों को इकट्ठा होकर क्रांति करने की बात करते हैं, तो वहीं स्टालिन क्या करते हैं, केवल एक देश में समाजवाद की बात करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक देश के समाजवाद, यानी एक देश में समाजवाद की बात किस विचारक ने की, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टालिन ने की थी। तो स्टालिनवाद में क्या है, ये मार्क्स के
समाजवाद से भिन्न है क्योंकि मार्क्स समस्त संसार के मजदूरों को एक होकर वैश्विक स्तर पर समाजवाद की स्थापना करने की बात करते हैं, तो वहीं स्टालिन क्या है, एक देश में समाजवाद के समर्थक है। स्टालिन मानते हैं कि पहले सोवियत संघ में समाजवाद को मजबूत किया जाना चाहिए। इसी के अलावा जो ये है समाजवाद की निर्यात में जो है ज़्यादा बल नहीं देते और उसका समर्थन भी नहीं करते। अब बात आती है माओवाद की। तो माओवादी विचारधारा की बात करें तो माओवाद ने अपनी पुस्तक ऑन कॉन्ट्रडिक्शन में विरोध और द्वंद्व की बात कही और इन्हीं के विचारों में क्या है 1949 में चीनी जो क्रांति है उसको बल मिला था। माओ द्वारा ही ऑन न्यू डेमोक्रेसी में नव लोकतंत्र का सिद्धांत दिया गया था। माओ के अनुसार किसी न किसी क्षेत्र में द्वंद्व बने ही रहते हैं और क्रांति की आवश्यकता होती है। इसीलिए माओ निरंतर क्रांति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये माओ ने दिया था। अब स्वपन लोकीय समाजवाद की बात करते हैं। स्वपन लोकीय समाजवाद जिसको यूटोपियन समाजवाद भी कहते हैं, तो ये एक नैतिक आधार पर बनाया गया समाजवाद था। नैतिक आधार नैतिक विचारधारा पर बना समाजवाद था। इसीलिए ये क्या है स्वपन लोकीय समाजवाद का कहलाता है। स्वपनदर्शी समाजवाद एक शब्द है जिसका प्रयोग आधुनिक समाजवादी विचार की पहली धाराओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता था। मार्क्स अपने से पहले के समाजवादियों को स्वपन लोकीय कहता था। काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब की कल्पना तो की, पर गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। ये वेपर ने कहा है कि भाई हाँ वो इस समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन वो समाजवाद लाया कैसे जाएगा इसकी कोई बात नहीं करता। तो ये एक तरीके से स्वपन लोकीय समाजवाद है। इसके समर्थक है उसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन जैसे विचारक आते हैं। रॉबर्ट ओवन जो है उन्हें ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहा जाता है और सहकारिता आंदोलन के पिता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, सोशल सिस्टम 1921 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने क्या किया था, समाजवाद के बारे में बात की थी। इसके बाद विकासवादी समाजवाद आता है। यह समाजवाद का वह रूप है जो क्रमिक विकास में विश्वास रखता है। जर्मन दार्शनिक एडवर्ड बर्नस्टाइन ने मार्क्सवाद की 3 बुनियादी मान्यताओं का खंडन किया था, जिसमें ये सब मान्यताएं थी। वर्ग संघर्ष अब तीव्र नहीं है क्योंकि पूंजीवाद से कामगार वर्ग की हालत बिगड़ी नहीं, सुधरी है। मध्यम वर्ग का आकार संकुचित नहीं, विस्तारित हुआ है। उद्योगों का केंद्रण नहीं, विकेंद्रण हुआ है। इससे एडवर्ड पूंजीवाद और उदारवाद के निकट पहुंच जाते हैं, जो कि मार्क्सवाद के विपरीत है। और इसीलिए क्या कहते हैं, जो मार्क्सवादी है वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा का विरोध करते दिखाई देते हैं। अब बात आती है श्रम संघवाद की। तो श्रम संघवाद के समर्थक जॉर्ज सरेल है। ये फ्रांसीसी समाजवाद है जो कि फैबियनवाद का समकालीन है। इस प्रकार के समाजवाद में श्रमिक संघ और मजदूर संघ समाजवाद की स्थापना और संचालन का आधार होते हैं। यानी कि जो श्रमिक संघ है और जो मजदूर संघ है वही क्या करेंगे, समाजवाद की स्थापना करेंगे और समाजवादी व्यवस्था का संचालन भी श्रमिक वर्ग और मजदूर संघ द्वारा किया जाएगा। इसीलिए ये श्रम संघवाद कहते हैं। ये आम हड़ताल और हिंसक तोड़फोड़ के द्वारा सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं करते और ये क्या कहते हैं कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद बनी रहनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद का समर्थन और औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, ये श्रम संघवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इसके बाद आता है फैबियनवाद, जो समाजवाद का ही एक प्रकार है। इसका प्रारंभ 1884 में ब्रिटेन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना के साथ हुआ। इसे ब्रिटेन का प्रजातांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें समाजवाद साध्य है, प्रजातंत्र साधन। समाजवाद क्या है कि लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या साधन है, प्रजातंत्र। फैबियन शब्द क्विंटन फैबियन से लिया गया है। यह समाजवाद जो है क्रमिक तरीके से धीरे धीरे प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करने का समर्थन करते हैं।
ब्रिटेन की लेबर पार्टी का दार्शनिक आधार भी फैबियनवाद ही है। यानी कि जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी थी उसका आधार क्या था? फैबियनवाद। फैबियनवादियों ने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। इसी कारण इनका प्रेरणा स्रोत मार्क्स की जगह जेएस मिल को माना जाता है। यह मार्क्सवाद आमूल परिवर्तनवाद और अनियंत्रित पूंजीवाद का विरोधी है। फैबियनवाद के समर्थकों में सिडनी वेब, बर्नार्ड शाह, ग्राम वलास लॉस्की, जीडीएच कोल जैसे विचारक आते हैं। फैबियनवाद में क्या माना जाता है कि भाई सडन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सडन क्रांति नहीं होनी चाहिए। यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो वो एकदम से नहीं होगा, ये क्या होगा? क्रमिक होगा, धीरे धीरे होगा। श्रेणी समाजवाद की बात की जाए तो इसका विकास क्या है? 1915 और 1925 के बीच में ब्रिटेन में हुआ था। यह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। औद्योगिकरण से पूर्व क्या था कि शिल्पी और कामगारों की एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था थी जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने सदस्य के हितों की देखरेख करती थी। इसी से श्रेणी समाजवाद की विचारधारा को आधार मिला, बल मिला। इससे क्या हुआ? उद्योगों पर श्रेणी का नियंत्रण स्थापित होता है, निजी स्वामित्व नहीं होता। तो श्रेणी समाजवाद क्या करता है कि श्रेणी के नियंत्रण पर बल देता है, श्रेणी के नियंत्रण को समर्थन देता है, बजाय इसके कि निजी स्वामित्व हो किसी भी चीज पे, खास करके उत्पादन के साधनों पर। इसका समर्थन जीडीएच कोल जैसे विचारक ने किया है। अब बात आती है जर्मन समाजवाद की। तो जर्मन समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद के विध्वंस के लिए हिंसात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु मजदूरों को लोकतांत्रिक तरीके से विधानमंडल से बहुमत प्राप्त करना चाहिए, और जब बहुमत प्राप्त हो जाए तो सरकार बन जाएगी उनकी, और जब सरकार बन जाएगी तो मजदूर हितों के लिए और पूंजीपति विरोधी कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जर्मन समाजवाद क्या है? प्रजातांत्रिक समाजवाद की ही भांति लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास रखता है। इसका समर्थक फर्डिनेंड लासाल ने किया है। इसके अलावा राज्य समाजवाद आता है, जिसका अर्थ होता है समाजवादी सोच का राज्य द्वारा लागू किया जाना। पूंजीवाद के प्रभाव से जो भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उन्हें ठीक करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो सबके लिए न्यायोचित हों। राज्य समाजवाद का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। राज्य समाजवाद सामूहिकता के विचार पर आधारित होता है। राज्य समाजवादियों के अनुसार उत्पादन प्रणालियों से शोषण को समाप्त करने और सामाजिक हितों की स्थापना करने के लिए विधायी शक्तियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन प्रक्रिया में हस्तक्षेप का समर्थन किया जाना चाहिए। राज्य समाजवाद समाज के पिछड़े वर्गों के हितों के बारे में अधिक सोचता है, उसके बारे में ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार राज्य समाजवाद जो है वो राज्य की भूमिका को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ये बात करता है कि समाज में जो भी अव्यवस्था है, जो भी अनियंत्रित अमीर गरीब की खाई है, और जो भी उत्पादन का जो भी अनियंत्रित व्यवस्था है, उसका नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए? राज्य के हाथ में होना चाहिए, और राज्य द्वारा ही व्यवस्था को सही किया जा सकता है। ये राज्य समाजवाद बात करता है। इसके अलावा सैन्य समाजवाद आता है। सैन्य समाजवाद में समाजवाद के उस रूप की बात की जाती है जो सैन्य समूह के तर्ज पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के समाजवाद में नागरिकों के आय के स्तर और सामाजिक स्तर सशस्त्र सैन्य समूह की तर्ज पर निर्धारित होते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की दावेदारी नहीं होती है। सैन्य समाजवाद में नागरिकों का उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं होता है। जिस प्रकार युद्ध निजी लाभ के लिए नहीं होता, उसी प्रकार क्या बोलते हैं कि भाई ये उत्पादन भी निजी लाभ के लिए नहीं होगा। इस प्रकार के समाजवाद में युद्ध काल के समय मिलकर सशस्त्र सैनिकों द्वारा युद्ध किया जाता है,
और जिनका सामूहिक लक्ष्य होता है विजय की प्राप्ति, जीत की प्राप्ति। इस व्यवस्था में जीवन संबंधी गतिविधियां सामूहिक होती है। यानी कि ये भी वही बात करता है कि सामूहिक होना चाहिए हर चीज, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर सामान्य स्थिति हो, हर गतिविधि सामूहिकता के आधार पर, सामूहिकता की तर्ज पर होनी चाहिए। इसके अलावा ईसाई समाजवाद आता है। ईसाई समाजवाद समाज की सामूहिक आध्यात्मिक क्षमता से परिलक्षित होता है। यानी कि यह समाजवाद राज्य समाजवाद जैसा ही है। ईसाई समाजवाद इस विचार पर केंद्रित है कि अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने की प्रक्रिया लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कीमतों और वेतनों का बंटवारा इस आधार पर होना चाहिए कि सबको समान रूप से समुचित उपलब्ध हो सॉरी सबको समान रूप से समुचित उपलब्धि हो जाए और सबकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। ये बात करता है कि भाई सबको समान रूप से उत्पादन के साधन, उत्पादन का लाभ प्राप्त होना चाहिए और सबकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहनी चाहिए। इसके अलावा समाजवाद में नियोजित समाजवाद भी आता है। नियोजित समाजवाद उत्पादन के साधनों पर जनता के सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करता है। समाजवाद के नियोजित होने का अर्थ होता है उत्पादन का नियोजित होना। नियोजित समाजवादी व्यवस्था से उत्पादन का समन्वयन और नियंत्रण राज्य द्वारा नियंत्रित ढंग से और राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाता है। नियोजित समाजवाद के अंतर्गत सरकार कुछ खास उद्देश्यों को केंद्र में रखकर काम करती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम भारत का जो योजना आयोग था पहले, वो इसी की तर्ज पे बना था। भारत में हर 5 वर्ष के लिए क्या होती थी, पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। उन पंचवर्षीय योजनाओं का आधार क्या होता था, एक निजी नहीं सॉरी एक पर्टिकुलर जो गोल है उसको लेकर वो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बहुत अधिक महत्व दिया गया था। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन को केंद्र में रखकर योजना बनाई गई थी। तो इस प्रकार नियोजित समाजवाद भी क्या करता है कि भाई कुछ उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित कर लेता है, पूर्व निर्धारित कर देता है। अब बात आती है कि समाजवाद की आलोचना किन आधारों पर हुई है। तो बहुत से विचारकों ने समाजवाद की आलोचना की है। तो आइए समझते हैं किन आधारों पर की गई है। कॉल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में प्लेटो, हेगल और मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन कहा। कॉल पॉपर के अनुसार मार्क्सवाद लोकतंत्र और स्वतंत्रता का दुश्मन है। ये कहता है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो कि कहीं ना कहीं समाजवाद से रिलेटेड भी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों रिलेटेड है। तो क्या है, ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता को हानि पहुंचाती है और इन दोनों की ही दुश्मन है। तो वहीं बाकुनिन जो है, उनके द्वारा भी समाजवाद की आलोचना की गई। उनके अनुसार सोवियत संघ में सर्वहारा की तानाशाही असल में सर्वहारा पर तानाशाही थी। जो हम बात करते हैं कि भाई सर्वहारा की तानाशाही होगी सोवियत संघ में, तो वो सोवियत संघ में सर्वहारा की तानाशाही नहीं थी, बल्कि उन पर तानाशाही हो रही थी, ये बाकुनिन ने कहा। सीएम जोड ने समाजवाद को एक ऐसा टोप कहा जो सिर के अनुसार अपना आकार बदल देता है। तो इस आधार पर इन्होंने समाजवाद की आलोचना की। रैमजे मेयोर द्वारा भी समाजवाद की आलोचना की गई और कहा गया कि समाजवाद उस गिरगिट की तरह है जो वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। यानी कि समाजवाद कोई एक स्थायी जो व्यवस्था है, स्थायी जो विचारधारा है वो नहीं है। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है वातावरण के अनुसार। क्रॉसमैन ने अपनी पुस्तक सोशलिज्म एंड न्यू डेस्पोटिज्म में, जो कि 1958 में लिखी गई थी, उसमें समाजवाद की नवीन निरंकुशता की बात की है। इस आधार पर क्या है, इन विचारकों द्वारा समाजवाद की आलोचना की गई है। तो ये था आज का लेक्चर। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।